चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर मैं डॉक्टर मनीष गौड़ सी प्रोग्रामिंग के ऊपर लेक्चर आपको दे रहा हूँ और ये मेरा दूसरा लेक्चर है सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। पहले लेक्चर में मैंने सी प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके उद्भव के बारे में बताया था। अब इस लेक्चर के अंदर हम सी प्रोग्रामिंग के ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, बेसिक डाटा इनपुट आउटपुट और इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली बात है ऑपरेटर्स। जब ऑपरेटर्स की हम बात करते हैं तो ऑपरेटर्स तीन तरह के हम मुख्य रूप से देखते हैं। पहला ऑपरेटर जो काइंड होता है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं और सेकंड काइंड ऑफ ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। थर्ड काइंड ऑफ ऑपरेटर्स जो हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें अर्थमेटिक ऑपरेटर तो हम सब अपनी अभी तक हम पढ़ते ही आए हैं। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और इसके अलावा एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है जिसको परसेंटेज साइन से डिनोट करते हैं। हालांकि इसके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे पर फिर भी मैं आपको यहीं पर ही बता दूँ। यदि मैं लिखता हूँ a प्लस बी तो इसका मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन यदि मैं लिखता हूँ a परसेंटेज बी, यदि ये लिखता हूँ इसका क्या मतलब? a परसेंटेज बी का मतलब होगा कि a में b से डिवाइड किया तो जो भी शेष फल रहा, रिमाइंडर रहा, वो रिमाइंडर यहाँ पर, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है बेसिकली। ये बात ध्यान रखें। ये भी कई जगह पर काम आता है, कैसे आता है जब देखेंगे तो हम। इसके अलावा कुछ रिलेशनल या रिलेशन ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर जिन्हें बोलते हैं। वो दो स्टेटमेंट में आपस में रिलेशनशिप है उस, जैसे लेस देन है, जानते ही हैं इसके बारे में, लेस देन और इक्वल टू है। ग्रेटर देन है, ग्रेटर और इक्वल टू है। इक्वल टू है, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इक्वल टू साइन डबल डबल इक्वल से बना, क्योंकि हम सिर्फ इसको इक्वल नहीं कहेंगे, हम एक्चुअली ये मिलाने के बाद तब हम इक्वल एक्चुअल में कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो थोड़ा अलग तरीके से। यदि हम लिखते हैं यदि हम ए इज इक्वल टू बी लिखते हैं इसका मतलब ए बराबर बी नहीं होता है। ये बात बहुत अच्छे, इसका मतलब होता है कि हमने बी का जो मान था वो ए को या ए को बी बना दिया, बराबर हो गए। लेकिन बी का जो मान था वो ए बना दिया, यानी ए का मान, मान लीजिए बी का मान 5 था तो अब ए इक्वल टू बी लिखने का मतलब होता है ए का मान भी अब 5 हो गया। लेकिन जैसे हम बी का मान बदल देंगे तो का मान भी वही हो जाएगा जो कि बी का हो। ये बात ध्यान रखना। तो इक्वल ऑपरेटर जो है वो डबल इक्वल साइन से कर बना। इस तरीके से नॉट इक्वल जो है वो आप अगर देखेंगे ध्यान से, नॉट इक्वल जो है वो एक एक्सक्लेमेशन साइन है और उसके आगे ये नॉट इक्वल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसी तरीके से एंड साइन है, एंड सिर्फ एंड ऑपरेटर से नहीं होता जबकि दो बार एंड लगाने पर ही। एक बार एंड लगाने पर हम आगे हम देखेंगे जब इनपुट आउटपुट ऑपरेटर, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में जो हम पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि अगर सिंगल एंड लगाते हैं तो एक अलग ही मीनिंग। सिमिलरली और की बात करें कि और कैसे आता है तो वो डबल कॉलम लगा, एक सिंगल कॉलम नहीं जबकि डबल कॉलम, जैसे और लगी। अगर मैं लिखता हूँ ए डबल कॉलम बी तो इसका मतलब होगा ए और बी। और मैं यदि लिखता हूँ ए एंड बी तो इसका मतलब होगा ए एंड। ये बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है? सिमिलरली यदि मैं असाइनमेंट ऑपरेटर की, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है तो देखिए पहला ही इक्वल टू, मैंने बताया पहले भी, यदि मैं a इज इक्वल टू बी लिखता हूँ तो इसका मतलब a इज इक्वल टू बी नहीं है, इट इज असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ b टू दी a। सिमिलरली प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू का मतलब यदि मैं लिखता हूँ a प्लस इक्वल टू, इसका मतलब होता है कि b की वैल्यू जो है उसका एक इंक्रीमेंट लगा के a को दे दिया है। ये प्लस जो साइन है ना, एक इंक्रीमेंट लगा देने का है, ठीक है। तो
ये बात ध्यान रखना कि इसी तरीके से माइनस इक्वल टू है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई इक्वल टू है, ये बात ध्यान। सिमिलरली ये सारे ऑपरेटर जो हैं इनके इसी तरीके के यूज है इंक्रीमेंट के। ये इंक्रीमेंट एडिशन का इंक्रीमेंट है, सब्ट्रैक्शन का इंक्रीमेंट है, ये मल्टीप्लिकेशन का इंक्रीमेंट, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करके वापस से ए को दे दिया गया। यदि मैं लिखता हूँ ए स्टार बी, सॉरी माय फॉल्ट, करता हूँ, मैं लिखता हूँ यदि मान लीजिए स्टार इक्वल टू बी, का मतलब होगा मैंने ए स्टार बी का और वो वैल्यू मैंने, यानी अब जो ए की वैल्यू है ना वो ए नहीं रही, बी भी नहीं रही, वो ए स्टार बी है। तो इसी तरीके से बाकी सब चीज, बाकी सब ऑपरेटर इसी तरीके से काम। चलिए अब मैं नेचुरली ऑपरेशंस और उनके प्रेसिडेंस होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो आपको याद होगा आपने शुरुआत में बहुत मैथमेटिक्स की शुरुआत में पढ़ते समय ही एक रूल पढ़ा था, वो था BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यानी कि ये जो BODMAS जो रूल था ये हम अप्लाई करते थे। इसका मतलब ये होता था जब भी कभी बहुत सारे एक्सप्रेशन साथ में की गई है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन का प्रेसिडेंस सबसे बड़ा होगा, यानी कि पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे और फिर वो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, इस तरीके से एडिशन को करेंगे, वो सब्ट्रैक्शन। सामान्यतः एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो प्रेसिडेंस होता है, जो वेटेज होता है वो समान होता है। इस प्रकार से जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है उसका वेटेज, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट होता है उसके बारे में ही बात की जाती है। तो चलिए हम अगर देखें तो ये सबसे पहले ये अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, यूनरी ऑपरेटर्स हैं कुछ, ये नाम एक अलग आ गया यूनरी ऑपरेटर। तक हमने अलजेब्रा में भी बाइनरी ऑपरेटर पढ़ा था लेकिन यूनरी ऑपरेटर के बारे में नहीं। यूनरी ऑपरेटर मतलब दो एलिमेंट होने की आवश्यकता नहीं है उसमें। बाइनरी ऑपरेशन होते हैं तो उसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं। देखिए अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन जैसे प्लस जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए दो एलिमेंट्स की आवश्यकता, एक ए है और दूसरा भी ए ही हो सकता है, और चाहे तो ए ना हो के वो बी हो, कोई अलग हो तो भी चल, लेकिन वो दो एलिमेंट को आपस में कनेक्ट कर के जाना। लेकिन जो यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर इसी बात को कि मैं लिखूं ए प्लस प्लस, इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है ए प्लस वन, एक स्टेप बढ़ा। तो ये जो चीज़ है ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं। ये है साइज ऑफ, है साइज ऑफ के बारे में भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। इसी तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, हम इसके बारे में जान ही चुके हैं। इनकी प्रेसिडेंस भी सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है, फिर उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की होती है। और ये चलते कैसे हैं, एसोसिएटिविटी कैसे होती है, ये जो चीज़ है ये राइट टू लेफ्ट चलती है, और जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो लेफ्ट टू राइट चलती है। ये ध्यान रखने की बात, यानी ए प्लस बी लिखूंगा इसका मतलब बी में ए जोड़ दिया। सिमिलरली अर्थमेटिक ऑपरेटर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें वो भी लेफ्ट टू राइट चलती है, और रिलेशन ऑपरेटर की बात करें, रिलेशन ऑपरेटर भी लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मोस्टली लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं। भले इक्वलिटी ऑपरेटर की बात करें, लॉजिकल एंड की बात करें, भले और की बात करें। सिमिलरली अगर कंडीशन ऑपरेटर की बात करें, कंडीशन मतलब हमने कोई कंडीशन को चेक किया वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, तो ये कंडीशन दो किसी कंडीशन को अप्लाई करते हैं और हम क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कंडीशन सही है या गलत है, उसका जो रिजल्ट आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो एसोसिएटिविटी है ये राइट टू लेफ्ट चलती है। सिमिलरली असाइनमेंट ऑपरेटर की भी राइट लेफ्ट चलती है, पहले राइट वाले को हम लेफ्ट वाले, ये बात ध्यान रखने की। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेटर के बारे में हमने देख ही लिया, यूनरी ऑपरेटर के बारे में हमने जान लिया, और किस तरीके इसके बारे में। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखें, तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की जो एग्जांपल्स हैं के बारे में, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 3 वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 13, ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 7, ए मल्टीप्लाइड बी की वैल्यू आ जाएगी 3, और ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है।
तो ये क्या आएगी, शुड बी 3.333, राइट। लेकिन यहाँ पर मैंने इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया है, ऐसा मैंने क्यों किया, इसके बारे में भी बात करते हैं। पहले एक फाइनल एक ऑपरेटर और है अरिथमेटिक ऑपरेटर, वो है ए परसेंट या ए मॉड्यूल, ए मॉड्यूलो बी, इसका मतलब हुआ ए में बी से डिवाइड किया मैंने, और जो रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, बस बनाने वाला है। और यहाँ पर भी यही एक चीज है, एक्चुअल में कंप्यूटर के साथ एक, कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग के साथ एक बहुत बड़ी समस्या, मैंने कहा डिक्लेरेशन की जरूरत है। आपने पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि डिक्लेरेशन हम करते हैं तो कई तरह के होते हैं, या तो हम किसी वेरिएबल को इंटीजर बताते हैं, या किसी वेरिएबल को हम फ्लोट कहते हैं, यानी कि उसको रियल नंबर बताते हैं, सब बोलते हैं। तो यदि हमने a डिवाइडेड बाई बी जो दिया है, दोनों a और b दोनों इंटीजर लिए हैं, हाँ? और इनकी जो वैल्यू है हमने कहा इंटीजर आएगी, इंटीजर रूप में आएगी। नेचुरली जब इंटीजर लिए हैं तो वो इसको इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट को भी रियल नंबर नहीं बल्कि इंटीजर के रूप में, तो इसका मतलब जो p पॉइंट वैल्यू होगी ना, उसमें 0.33 को ट्रंकेट कर देगा और सिर्फ p वैल्यू। मैं यहाँ तक कहूँगा कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर 3.99999 आ रहा है, कितने भी 9 हों उसके, अगर ऐसा भी आ रहा है तो भी वो बाकी के सब वैल्यूज को ट्रंकेट करके सिर्फ p वैल्यू देगा, ये है। और कई बार हम डिक्लेरेशन में गलती कर जाते हैं तो पूरा रिजल्ट ही हौच पौच हो जाता है, गलत हो जाता है, ऐसा नहीं। इस बात का बहुत ख्याल। नाउ यूनरी ऑपरेटर की बात करें हम, तो यूनरी ऑपरेटर में जैसे मैं लिखता हूँ सी और ए है, ए इज इक्वल टू 10 है, बी इज इक्वल टू 3 है, ये तो वैल्यू वैसी की वैसी ही मैंने ली। अब मैं लिखता हूँ सी, तो यानी ए की वैल्यू सी को असाइन कर दो, ए की वैल्यू क्या थी 10, वो असाइन हो गई। ध्यान रखना ये एक्चुअली यूनरी ऑपरेटर नहीं है बल्कि असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पर गलती से लिखना, यूनरी ऑपरेटर इसके नीचे वाला है। ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस का मतलब हो गया ए इज इक्वल ए प्लस वन, क्योंकि ए प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11। ए माइनस माइनस वैल्यू की, ए माइनस माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी आ जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। now, अब लॉजिकल ऑपरेटर पे आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो दो चीज़ों को कंपेयर करता है। आई की वैल्यू मैंने 1 कही, ए की वैल्यू 2 कही और ए की वैल्यू, तो आई जे के की इन वैल्यू के साथ मैं देखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ आई इज लेस देन जे, 1 इज लेस देन 2, सही है, इसका रिजल्ट जो आने वाला है वो आने वाला है ट्रू, या फिर वो बाइनरी लैंग्वेज में वो 1 इसका रिजल्ट। सिमिलरली आई प्लस जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के मैं कहता हूँ तो इसका रिजल्ट ट्रू आने वाला है। यदि मैं जे प्लस के इज ग्रेटर देन आई प्लस 5 कहता हूँ तो प्लस 3, और आई प्लस 5 इज 1 प्लस 5, 5 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 6, इसका मतलब ये रिजल्ट जो है ये फॉल्स आने वाला है और इसकी वैल्यू 0 देगा। सिमिलरली के, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, के इज नॉट इक्वल टू 3 बट के इज गिवन एज 3, मीन्स दिस क्वेश्चन will also give us the false result is 0. Similarly j equal to 2, इक्वल कह दिया मैंने, इसका मतलब देखें j जो के बराबर है ये चेक करेगा, क्या देने वाला है, ये ट्रू देने वाला, ये भी आपको। चलिए और एग्जाम्पल अगर देखें हम तो थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड हो गए एग्जाम्पल, लेकिन बात समझ में आ जाएगी तो भी। हम कहते हैं सपोज आई इज एन इंटीजर और उसकी वैल्यू है 7, आई, और एफ इज फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल और उसकी वैल्यू है 5, एफ की वैल्यू 5, ठीक। और सी जो है वो कैरेक्टर वैल्यू है जो डब्ल्यू को रिप्रेजेंट, तो है वो डब्ल्यू को, करेक्ट। तो अब आई इज, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है क्या, ग्रेटर देन 6 है, इज ट्रू। एंड सी इज इक्वल टू डब्ल्यू, सी इज इक्वल टू डब्ल्यू है, ये भी सही है, यानी कि यहाँ भी ट्रू आ रहा है और यहाँ भी ट्रू आ रहा है, दोनों का जो रिजल्टेंट है
एंड लगा के रिजल्टेंट देखते हैं तो वो भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। सिमिलरली ये जो चीज़ है ये ट्रू है और ये जो चीज़ है ये फॉल्स है, लेकिन बीच में साइन कौन सा लगा हुआ है, और का। यानी इन दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो हम इस टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट को हम ट्रू कह देंगे। इसका मतलब ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो बीच में चूंकि और लगा हुआ है इसलिए हम को ट्रू बोलेंगे। इसका रिजल्ट भी क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। सिमिलरली एफ इज लेस देन 11 विच इज ट्रू और आई इज ग्रेटर देन 100 विच इज फॉल्स। लेकिन एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब दोनों स्टेटमेंट की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए तब जाके वो ट्रू होगा, लेकिन दोनों स्टेटमेंट की वैल्यू एक जैसी नहीं है, एक की वैल्यू ट्रू है और एक की वैल्यू फॉल्स है, तो इनका कॉम्बिनेशन जो है उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो फॉल्स आएगा, तो जीरो उसका आएगा, वैल्यू आएगी। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन को भी आप देखेंगे, ट्रू आएगी 1 करो। क्लियर हो गई बात। नाउ इसके बाद कुछ लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं वो कुछ कॉमनली यूज्ड ऑपरेशंस और कैलकुलेशंस को करने के, जैसे मैं ये कहूँ कि मुझे स्क्वायर रूट निकाल, ठीक है, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट या तो मैं स्क्वायर रूट का जो पूरा मेथड होता है वो मेथड को मैं प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करके और उसको काम में लूँगा, या फिर है कि इसके अंदर स्क्वायर रूट का एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन को डायरेक्टली काम में ले लूँगा। तो ये जो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ ऐसी होंगी जो कि हमें प्रोग्रामिंग में सहायता करती है, और वो सारे फंक्शन, सारे सब रूटीन जो हैं वो लाइब्रेरी फंक्शंस के रूप में कोड होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और ये कुछ ये जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं ये कुछ ये एक्चुअली इसके डायरेक्टली पार्ट नहीं होते, इसके डायरेक्टली पार्ट नहीं होते, लेकिन ये इसके साथ में रखे होते हैं, तो हम उनको इम्प्लीमेंटेशन के रूप में काम में ले सकते हैं। यानी हम जब भी उसको काम में लेना चाहें, इम्प्लीमेंट करना चाहें काम के अंदर, तो हम उसको लाइब्रेरी फंक्शन दे सकते हैं, लेकिन वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो जो लाइब्रेरी फंक्शन है वो लाइब्रेरी फंक्शन एक्चुअल में करता क्या है, वो जो भी अप्लाई, जहाँ भी हमने अप्लाई किया, जहाँ भी हमने उसको अप्लाई किया और बोला, तो मैं कहता हूँ ए इक्वल टू एस ऑफ बी, ठीक है, तो ये बी का स्क्वायर रूट निकाल रहा है और उसको ए को असाइन कर रहा है, ठीक है। तो बी का स्क्वायर रूट निकाल के ए को असाइन किया, तो ये जहां पर भी एक्सेस पॉइंट मैं रखूंगा, यानी ए की वैल्यू जहां भी रखूंगा, वो स्क्वायर रूट बी का निकाल के उस ए को देता हुआ आपको पेश करेगा या देगा, ठीक है। इसी तरीके से जो लाइब्रेरी फंक्शन है वो जनरली एक जैसे लाइब्रेरी फंक्शन एक जैसी लाइब्रेरी में रखे जाते हैं, ये सामान्य सी बात है। ये ऐसा इसलिए होता है कि जब हमको लाइब्रेरी फंक्शन को यूज में लेना है तो वेरी नेचुरली, जैसे मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स के फंक्शन हैं, हम उनको काम में लें, या हम स्टैटिस्टिक्स से संबंधित या स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड फंक्शन हैं, हम उनको काम में लेना, तो क्या होगा, हम अगर एक साथ नहीं रखेंगे तो हमें लाइब्रेरी में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, लाइब्रेरी भी तो ऑर्गेनाइज होती है, तो हमेशा जो लाइब्रेरी फंक्शंस है वो उनको एक जैसा ग्रुप करके और उनको एक जैसे जगह पर या सेपरेट पॉइंट पर को रखा जाता है। अब इसी तरीके से लाइब्रेरी फंक्शन जो है उसको एक्सेस करते हैं सिर्फ उनका नाम लिख के और उसके अंदर कोई जो भी आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, जैसे मैं अगर कहूँ स्क्वायर रूट कहूँ तो SQRT लिखता हूँ उसके लिए ना। स्क्वायर रूट के अंदर एक ही आर्ग्यूमेंट होता है क्योंकि किसी एक फंक्शन एक से किसी एक वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल, क्लियर कट बात है। लेकिन यदि मैं कोई XYZ इस तरीके का फंक्शन निकाल लूँ जिसमें 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज की जरूरत पड़ती हो, तो उसको उस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे, जिस तरीके से चौथ हमारे पास हमारे सामने आएंगी उसको देखते चलें। अब एक बात और है, एक
जब भी हम लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि लाइब्रेरी फंक्शन जो है वो एक ही ग्रुप में होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। तो नेचुरली हमको सी कंपाइलर को ये बताना पड़ता है कि वो ग्रुप या वो जगह किधर है। तो वो ग्रुप या वो जगह बताने के लिए हम प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट काम में लेते हैं। आपने जो इनिशियली सी का इनिशियल प्रोग्राम पिछले लेक्चर में देखा था, उसमें आपने ध्यान दिया होगा, तो ये एक मैंने ऐसे हैश साइन बनाया और उसमें लिखा था मैंने, उसके आगे स्पेस देके लिखा था एस ई आई, ये लिखा था। तो एक्चुअल में ये क्या कर रहा था, ये प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट था और ये प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट हमारे जो पूरे सी प्रोग्राम है उसको ये बता रहा था कि हमें ये वाली हेडर फाइल, ये हेडर फाइल एक्चुअली फाइल नहीं है, ये हेडर फाइल, ये हेडर फाइल हमको इंक्लूड करनी है। और ये हेडर फाइल जो इंक्लूड की गई है, ये हेडर फाइल एक तरह से इंडेक्स है, इज लाइक एन इंडेक्स टू द लाइब्रेरी, जो कि हमें ये बता रही है कि कुछ खास तरह के फंक्शन कहाँ रखें। stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एक्स, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट किस तरीके से होना है, किस तरीके से आउटपुट लेना है, वो सबके जो पहले से लिखे हुए सब रूटीन या सब प्रोग्राम्स हैं या फंक्शंस हैं, वो जिस भी लाइब्रेरी फाइल में हैं या हमारी लाइब्रेरी के जिस भी कमरे में रखे हुए हैं, वो कमरे की ये इंडेक्सिंग है। तो ये इंडेक्स जो है वो ये बता रही है कि भैया किस कमरे में ये फाइल सारी हमारी रखी हुई है। तो हमने जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड किया और तब जाके हमारा प्रोग्राम समझ पाया, हमने जो भी काम में प्रिंट काम में लिया स्टेटमेंट, चाहे स्कैन काम में लिया, वो हमारे काम में ही जब आए जब हमने ये हेडर फाइल किया, अदरवाइज वो उसको पहचान नहीं सकते। ठीक है, ये वाली बात मैंने यही बात बता दी आपको। इसी तरीके से ये हेडर फाइल भी अलग अलग होती हैं, stdio.h, conio.h, math.h, string.h, नाम से समझ कि कौन सी हेडर फाइल किस काम में आ रही है। ठीक, इसके बाद हम डाटा इनपुट और आउटपुट की एक बात अगर हम करते हैं, तो भाई इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट जो है वो stdio.h हेडर फाइल जो है उससे काम में को लिख लेने से हमारे को ठीक हो जाता, तो हमें मिल जाता है, हमें दिखाई देना शुरू, तो काम में ले। तो जैसे कुछ इनपुट फंक्शन है, जैसे कैरेक्टर फंक्शन है, ये सिंगल कैरेक्टर होता है, उसके लिए होता है। स्कैन एफ है, स्कैन एफ फंक्शन जो है तो जो भी वैल्यू हम देना चाहते हैं, तो हमारे प्रोग्राम को जो भी हम वैल्यू पास आउट करना चाहते हैं वो उसको मिल रही है। इसी तरीके से जो ये कंट्रोल स्ट्रिंग है, यहाँ पर लिखा है मैंने स्कैन एफ का किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चर के लिए लिखा है कंट्रोल स्ट्रिंग। तो कंट्रोल स्ट्रिंग एक्चुअली क्या है कि किस तरह के इनपुट में हम डाटा चाहते हैं, वो एक इंटीजर होगा या वो एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल होगा या वो कोई एक कहें कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग होगा, क्या होगा, वो हम यहाँ पर तय करते हैं। या कितना बड़ा कैरेक्टर होगा या कितनी बड़ी स्ट्रिंग होगी, ये हम यहाँ पर तय करते हैं। तो वो इस कंट्रोल स्ट्रिंग तय करते हैं। कैसे होती है डिटेल हम, जैसे मैं लिखता हूँ स्कैन एफ परसेंटेज है, परसेंटेज एफ लिखते ही क्या होगा, ये समझ जाएगा कि ये जो वैल्यू आने वाली है जो आप स्कैन एफ में लिखने वाले हो वो एक्चुअल में फ्लोटिंग पॉइंट है। और एंड एक्स का मतलब होता है कि वो वैल्यू जिस भी जगह हमने हमने एंटर करी, हमने जैसे ही हम एंटर करते हैं तो वो मेमोरी की एक लोकेशन में जाके स्टोर, तो ये एंड एक्स जो है ना वो उस मेमोरी लोकेशन को बताता है, ये ध्यान रखना। ये एंड जो है ना ये लोकेशन बताता है। अभी अभी इसके पहले जब मैंने ये वाला ऑपरेटर की बात करी थी, तो ये क्या था, ये एंड था, ए एंड, लेकिन ये जो एंड है ये अलग है, ठीक है ना, ये जो है ये लोकेशन है, ये ध्यान रखिए। इसी तरीके से अगर मैं स्कैन है परसेंटेज डी, जैसे दो बार मैंने परसेंटेज डी लिखा, इसका मतलब मेरे को दो वैल्यू इनपुट करनी है और दोनों वैल्यू जो है वो इंटीजर वैल्यू है। देखिए एंड आई एंड जी, इसका ये एक का एक पूरा एक सिंटेक्स है, एक फॉर्मुलेशन होता है हर फंक्शन का, उसको उसी तरीके से लिखा जाता है, ये ध्यान आवश्यक। इसी तरीके से आउटपुट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन प्रिंटफ होता है, मोस्टली हम प्रिंटफ के रूप में काम में लेते हैं, तो प्रिंटफ काम में लिया। इसी तरीके इनपुट कैरेक्टर भी आउटपुट फंक्शन है, काम में लिया।
तो हमने उसी तरह से काम में लिया है। क्लियर हो गई? ये जैसा कि मैंने बताया, ये एम्परसेंड या एंड जो है वो कंपाइलर को ये जानने के लिए लिखा जाता है इनपुट वैल्यू जो लिखी है वो किस मेमोरी लोकेशन पर और उसको वो किस तरीके से देख पा। चलिए, कुछ कन्वर्जन कैरेक्टर होते हैं, जैसे सी है। सी जो है वो सिंगल कैरेक्टर के लिए काम में लिया जाता है। डी जो है वो डेसिमल इंटीजर के लिए काम में लिया जाता है। जैसे मैंने कहा था परसेंटेज है, परसेंटेज डी वो चीज़ है। ठीक, इसी तरीके से एफ जो है फ्लोटिंग पॉइंट है। ई जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट विद एन एक्सपोनेंट, यानी कि मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लिखता हूँ साथ में एक्सपोनेंट भी लिखता हूँ, यानी 10 रेज़ टू दी पावर समथिंग, या डेसिमल के आगे कितने स्पेस और हैं, तो ये उसके लिए काम में आता है। ई जो है वो जैसा रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट लगा देता है या हटा देता है, यानी हमारे रिजल्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता है। इसी तरीके से शॉर्ट इंटीजर के रूप में है, ये जो है वाइट स्पेस कैरेक्टर है। क्यू जो है अनसाइंड डेसिमल है, और ये जो है ये स्ट्रिंग है। तो ये जहाँ जहाँ यूज में आएंगे तो इनकी और समझ हमारे बढ़ती चले। इस बीच में हम एक एग्जाम्पल से चीज़ों को समझ, तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि स्कैन एफ फंक्शन को समझा रही है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया था, कि सबसे पहले इंक्लूड लिखा जाता है। तो इंक्लूड stdio.h और मेन फंक्शन शुरू होता है जो कि इस कर्ली ब्रेसेस से शुरू होता है और कर्ली ब्रेसेस पर ही खत्म होता है। इस कैरेक्टर हमने डिक्लेरेशन दिया, ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअल में क्या है? ये डिक्लेरेशन, तो ये डिक्लेरेशन है, यानी C1 एक कैरेक्टर है, C2 भी एक कैरेक्टर है और C3 भी एक कैरेक्टर है। स्कैन एफ फंक्शन दिया, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो लिखेंगे वो सिर्फ पहचान के लिए है कि वहां पर क्या आने वाला है। ठीक है, वो एक्चुअल में जो चीज़ एंटर होते हैं वो एक्चुअल चीज़ नहीं है, ये ध्यान रखने की। तो ये जो है ये परसेंटेज सी लिखा, इसका मतलब यहाँ एक कैरेक्टर वैल्यू आएगी, इसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर कैरेक्टर वैल्यू आएगी, फिर कॉमा, फिर कैरेक्टर वैल्यू आएगी, और फिर हमने स्कैन एफ फंक्शन में हमने आगे बताया कि पहली कैरेक्टर वैल्यू है लोकेशन, कैरेक्टर वैल्यू की कैरेक्टर वैल्यू एक्चुअल में ये क्या करेगा, ये पूछेगा। तो ये पूछेगा तो हम वहां पर वैल्यू देंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये स्कैन एफ है, इस पर मैं सी परसेंटेज 1 एस इस तरीके से मैंने दिया है। तो आप देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट कैसे आएगा, C1 की वैल्यू मैंने दे दी A, C2 की वैल्यू मैंने ब्लैंक स्पेस दे दी, C3 की वैल्यू B दे दी, और ऐसी तरीके से जब सेकंड स्कैनएफ फंक्शन कॉल आता है तो C1 की वैल्यू A दे दी, C2 की वैल्यू B दे दी, इस तरीके से हम वैल्यू देते हैं और वो शो होती है। ठीक है, हम अगर एक और ये जो एक और एग्जांपल हम देखने की या समझने की कोशिश करते हैं, सेम तरीके से पहला प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट है, मेन है, कैरेक्टर डिफाइन किया। ये जो कैरेक्टर डिफाइन किया ये एक अरे, यानी ये जो आइटम्स हैं ये सब आइटम एक ही तरह के आइटम है, ये 20 आइटम्स, तो उनको एक अरे के रूप में डिफाइन, तो ये आइटम पूरे एक ग्रुप है, लाइक अ ग्रुप, तो ये ग्रुप की तरह डिफाइन हो गए। अब हम इंटीजर, पार्ट नंबर और फ्लोट कॉस्ट हम करते हैं, और यहाँ पर हम प्रिंट एफ देते हैं। परसेंटेज एस पहला वाला जो है एस एक स्ट्रिंग है, दूसरा वाला जो है वो एक इंटीजर है, और तीसरा वाला जो है एक फ्लोटिंग पॉइंट है। तो मैंने किया सबसे पहले, तो जैसे ही इसने प्रिंट एफ कहा मैंने इसमें एंटर किया फास्टनर की वैल्यू दी, इसकी वैल्यू दी हमने, तो वैल्यू हमारे पास फास्टनर है 2 3 4 5 है और 0 है, ये हमने असाइन कर दी है तीनों। तो इसका जो आउटपुट आएगा फास्टनर 0, देखिए कंटिन्यूएशन में आया है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इसका फॉर्मेटेड आउटपुट की बात करते हैं, हम बीच में कुछ ना कुछ गैप भी देते हैं। यहाँ पर हमने एक साथ लिखा था, यहाँ पर हमने बीच में एक गैप दे दिया, तो यहाँ पर भी एक
और भी फॉर्मेटेड आउटपुट होते हैं, वो कैसे काम में आते हैं वो हम आपको उसी तरीके से बताते चलें। चलिए एक एग्जांपल और हम देखते हैं, और ये थोड़ा सा इसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को और थोड़ा सा एलेबोरेट करता है। वैसे के वैसे ही हमने इंक्लूड std.h लिखा, और ये जो है ये एक्चुअली ये एग्जाम्पल कर क्या रहा है, ये हमने यहाँ पर एक डाली है। ये मैंने पहले ही बताया था, इस तरीके से था। उस पूरे प्रोग्रामिंग में कोई योगदान नहीं होता सिवाय इसके कि वो प्रोग्रामर को ये बताता है कि ये कोडिंग का ये हिस्सा क्या, ठीक है। नाउ मेन फंक्शन लिखा हमने, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस, राइट कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया इसको। अब फ्लोट वैल्यू जो है ये है एक्स वैल्यू, एक्स की वैल्यू है 123.456। इस वैल्यू को हम डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए प्रिंट एफ कमांड दिया है, पहले परसेंटेज एफ पॉइंट वैल्यू, दूसरी दी है परसेंटेज .3f, दूसरी है, और तीसरी है .1f, फिर /s/n/n, दो स्पेस इसके बाद। अब देखिए ये क्या आपको रिजल्ट देगा, यहाँ पर ध्यान से देखें। तो पहली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू अगर देगा तो वो जैसे लिखेगा 1 2 करेक्ट 3.456 जैसी थी वैसे के वैसे फ्लोटिंग पॉइंट। लेकिन यदि हम लिखते हैं .3f तो ये डेसिमल के बाद सिर्फ 3 पॉइंट तक की वैल्यू को दिखाएगा, जो कि एक्चुअल में है। यहाँ पर अगर 7 भी होता तो फिर वो क्या करता, अल्टीमेटली यहाँ पर 7 को ट्रंकेट करता, जैसे कि आगे वाले में किया। .1f जो है वैल्यू, उसको अगर दिखाना है तो क्या करेगा, ये पॉइंट डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही पॉइंट तक वैल्यू दिखानी है इसको, इसका मतलब 123.456 को ट्रंकेट करके, और वो 4 5 था कि उसको 5 बना दिया। अगर यहाँ पर इससे कम होता 436 होता तो इसको ये वापस से 4 ही रहने देता, ये ध्यान रखने की। सिमिलरली अगर मैं प्रिंट एफ नया कमांड देता हूँ परसेंटेज ई, एक है परसेंटेज .5e, एक परसेंटेज .3, देखिए अब ये एक्सपोनेंट में देगा सारी। तो पहले परसेंटेज, तो परसेंटेज ई में नॉर्मल वे में एक के बाद डेसिमल, एक यूनिट के बाद डेसिमल लगा और फिर बाकी को एक्सपोनेंट में चेंज करना। तो 123.456 था, उसको इसने एक्सपोनेंट में चेंज किया 1.23, क्योंकि दो डिजिट जो हैं उनको डेसिमल के बाद में ले गया है, इसलिए 10⁻² हो जाएगा। तो वो उस तरीके से यहाँ पर +2 है, देखिए ध्यान देना। सिमिलरली दूसरा वाला जो है वो 0.5, यानी डेसिमल के बाद 0.5 तक वो आएगा। तो देखिए डेसिमल के बाद 0.5 तक ली, यहाँ तो इसने अपने आप में बाई डिफॉल्ट इसने एक के बाद डेसिमल लगा दिया। अब क्या कर रहा है, डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक की चीज। तो अभी भी देखिए रिजल्ट ऑल्दो लगभग वैसा ही आ रहा है जैसा कि पहले वाला था, लेकिन दोनों के बेसिक में डिफरेंस ये है कि तो बाई डिफॉल्ट वो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाता है, इसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाया ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन वो ये तय करेगा कि डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली 0.3e, तो देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो, वो इस बात का ध्यान है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट ली उसने, बाकी दो को उसने राउंड ऑफ करके 5 बना दिया, और ये इसको, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट होते हैं, जैसे जैसे काम मिलेंगे वैसे वैसे उनके समझ चली जाएगी। इसके बाद जो है चीज वो है कंट्रोल स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।